हमारा पहला चैप्टर ऑफ CMA फाउंडेशन दैट इज इंट्रोडक्शन। और इसमें चार चीज़ें कवर होती हैं, दैट इज सोर्सेज ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस के पहले की, इंडिपेंडेंस के बाद की, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, प्री इंडिपेंडेंस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, legislative process, court system, primary and subordinate legislation, right? So we are going to quickly revise the entire content. Although जब मैंने आपको क्लास में कराया है तो मैंने एक एक चीज़ आपको हाईलाइट कराई है कि what you have to learn from examination perspective, right? So we have made some short notes kind of thing and we have highlighted a good portion because this is your objective paper. Undoubtedly you have to learn, है ना? तो समझना एक अपना एस्पेक्ट होता है और एग्जामिनेशन में नंबर लाने के लिए पढ़ना एक अलग एस्पेक्ट होता है, स्पेशली व्हेन इट इज़ अ कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पेपर। थ्योरी का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो काफ़ी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, तो वो हाईलाइटेड पोर्शन आप हमेशा एग्जामिनेशन के पहले ज़रूर 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 अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके, चल। So sources of law, if we talk about pre-independence, it's further divided into four stages: ancient, medieval, British and Indian legal period. That is the current time we have right now. Ancient हम बहुत पहले की बात करते हैं, around 1500 centuries BC, right? Before that tenure, वहाँ से अगर हमारी शुरुआत होती है तो क्या होता है? Earlier we had a lot of kings, और जहाँ पे हमारे जो किंग्स होते थे वहाँ पे उनके वो रूल्स होते थे। सो इफ वी क्रॉस अ पर्टिकुलर टेरिटरी, हम यहाँ से बाहर गए तो वहाँ पे अलग रूल, यहाँ पे अलग रूल। ऐसा नहीं होता था कि यूनानिमस रूल्स हमको मिले। सो विद एवरी पासिंग टेरिटरी द सेट ऑफ लॉज डिफर। हाउएवर अगर मैं बात करूं हिंदू लॉ की, तो हिंदू लॉ एंशंट टाइम में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था बिकॉज some text had universal presence. Some text like what? Some text like Vedas, Smriti, Upanishads and Arthashastra. तो ये हमारे बहुत पहले से प्रेजेंट थे। दे हैड नथिंग बट लॉट ऑफ गवर्निंग थिंग्स कि भाई ऐसे होना चाहिए, हमारे कस्टम्स ऐसे कहते हैं तो लोग ऐसे करते थे। द सेम हैव बीन रिक्रिएटेड। मनुस्मृति में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लिखी हुई हैं। उपनिषद्स हैं, अर्थशास्त्र है विच टॉक्स अबाउट द बिजनेस सेंस एंड लॉट ऑफ रूल्स इन द बिजनेस एरा, राइट? सो ये यूनिवर्सल प्रेजेंस तब भी थी। तो जो किंग्स भी होते थे, जो फैसले लेते थे, उनके बेसिस पे कहीं ना कहीं लेते थे। बट मोर इम्पॉर्टेंटली व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर देम वाज धर्म। सही क्या है? आज के समय के हिसाब से लोग नहीं करते थे कि अरे सही गलत क्या, भाड़ में जाए, जो फायदा हो रहा है वो करे। नहीं, पहले के किंग्स ना इस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे कि सही क्या है और उसी के ऊपर काम करते थे। ठीक है, तो क्या हमारे पास मैम कोई हिरार्की थी कि कोई कोर्ट सिस्टम था कि अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो वेयर शुड आई अप्रोच? यस, देयर आल्सो वी हैड एंशियंट कोर्ट्स। और उसकी अगर हम एक सीक्वेंस या हिरार्की समझने की कोशिश करें तो हमारे पास सबसे पहले था कुला, मतलब फैमिली ग्रुप्स। जिन जो एक होता है ना, फैमिली में चार एल्डर लोग हैं जिनके पास अच्छी नॉलेज है, तो वी रिजॉर्ट टू देम कि हाँ भाई आप बताओ इस सिचुएशन में किसकी गलती है, कैसे रिजॉल्व होना चाहिए। श्रेणी, द ट्रेड ऑफ प्रोफेशनल काउंसिल्स, तो जैसे ट्रेड यूनियंस आज के टाइम में बनी रहती हैं, दो लेबर लड़ रही है तो किसको कैसे करना चाहिए हैंडल, वैसे। गना, जो विलेज असेंबली होती थी। अधिकृता, किंग का अपॉइंट किया हुआ कोर्ट। ससता, किंग्स का कोर्ट, वहां पे किंग आते थे बट नृपा खुद किंग फैसला सुनाते थे। ठीक है, सो ये हमारे कोर्ट की हिरार्की हुआ करती थी। बट what happened is later on came the medieval period। जब medieval period आया तो मिडीवल पीरियड में बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स आए। फॉरेन इन्वेजन्स मतलब बाहर के लोग आए। बाहर के लोग आए तो बाहर की संस्कृति लाए, राइट? बाहर के अपने रूल्स लाए। तो आइडिया ऑफ जस्टिस थोड़ा थोड़ा उनसे आया हमें। सबसे पहले हमारी दिल्ली सल्तनत की हम बात करते हैं। इन द मिडीवल टाइम विच एक्सटेंड्स फ्रॉम 1206 टू 1526, दिल्ली सल्तनत में भी वी हैड डिफरेंट डायनेस्टीज, राइट? ऑल्दो सारी डायनेस्टीज हमारे कोर्स में मेंशन नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बताई है, लिखाई है, हमने सब किया है। तो सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करके मोहम्मद घोरी आए, एंड मोहम्मद घोरी के स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक बिलोंग टू द फर्स्ट, बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, राइट? ही बिलोंग टू द स्लेव डायनेस्टी। और हमारी आखिरी डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी, और उनको डिफीट करके जहीरुद्दीन बाबर एक्चुअली टुक अप एंड देन केम द मुगल रूल। ठीक है, फिर मुगल रूल भी खत्म हो गया हमारा। दिल्ली सल्तनत हो या मुगल्स हो, ये कोई भी हो, ये इस्लामिक रूल था।
तो बहुत ज़्यादा उनका कल्चर था। अब ये तो थोड़ी हिस्ट्री हमको दे दी गई है, एंड आई हैव टोल्ड यू बाबा रे, मैंने क्लास में भी इतनी बार आपको बताया है कि यार इंस्टीट्यूट वालों ने ना बैंड बजाई है पहले चैप्टर में। अब बैंड कैसे बजाई है, आपको भर भर के हिस्ट्री के लेसन्स दिए हैं। अब आई जस्ट एक्सपेक्ट एंड होप कि हिस्ट्री की इतनी हमसे डेट्स ना पूछे, ऑल दो दे हैव आस्क्ड अ लॉट ऑफ आर्टिकल नंबर्स, बट आर्टिकल्स रिलेट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, सो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद इट। बट ये तो बाबा क्या दिया हुआ है यार। बट चलो ठीक है, हमने पढ़ा है और मैंने आपको टाइमलाइंस भी बनवाई हैं, इफ यू रिमेम्बर, है ना। तो हमने देखो अलग 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 टाइमलाइंस वगैरह भी बनाई थी कि हमको याद रहे चीजें। खैर, अरे कहाँ गया। तो मुगल पीरियड पे फिर हम आते हैं। अच्छा, उसके पहले सल्तनत पीरियड में मैम जस्टिस कैसे होती थी, तो हमारे पास अलग अलग ब्रांचेस से अलग अलग कोर्ट स्टैब्लिश थे, जैसे दीवानी, मजलिम दीवानी, सियासत, अलग अलग, राइट। उसके बाद आया हमारा मुगल पीरियड, ठीक है। तो अब मुगल पीरियड में द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज स्लाइटली बेटर दैन द सुल्तान्स, क्योंकि सुल्तान्स क्या करते थे, खुद ही आपस में लड़ते रहते थे। उनके जो अलग अलग फैमिली ग्रुप्स थे, उनकी कितनी सारी डायनेस्टीज क्या होते हैं, बिलोंगिंग टू सेम फैमिली ग्रुप, तो मतलब ये उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, तो अलग अलग आपस में बहुत लड़ते रहते थे। तो इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम स्टैब्लिश कर नहीं पाए। तो हमारा जब मुगल सिस्टम आया तो इट वॉज कंपेरेटिवली बेटर, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग प्रोविंशियल कोर्ट्स थे, और हमारे पास हर प्रोविंस को लीड करने के लिए एक चीफ काजी हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वैसे चीफ थे जिनको हम काजी उल कज़त भी कहते हैं। ही वॉज असिस्टेड बाय मुफ्ती एंड मीर अदल। अब इनका अलग अलग रूल था, एक बताता कि लॉ क्या है, और एक लॉ को एग्जीक्यूट कराता था, ठीक है। और मिलिट्री हैड इट्स ओन जज। तो हमारा ये पीरियड जो मुगल्स का था, यहाँ पे हमारी जुडिशरी के बारे में काफ़ी कुछ दिया हुआ है। बट लेटर ऑन यूरोपियन पावर्स रोज। यूरोपियन पावर्स मतलब क्या, ब्रिटिश, डेन्स, डच, फ्रेंच। बट आउट ऑफ ऑल ऑफ देम कौन रह गए, इंग्लिश, अंग्रेज हम पे हुकूमत कर गए, है ना। तो ये सब आए थे भाई इंडिया में ट्रेड करने। इंडिया में बहुत कुछ था, तो इंडिया में ट्रेड करने आए थे। बट ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए कि हाँ ट्रेड करेंगे, बट व्हाट हैपेंड इज, धीरे धीरे इन्होंने चीजें एक्वायर करने की कोशिश करने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी भाई बिजनेस और ट्रेड के पर्पज से, बट इट गॉट इन्वॉल्व अ लॉट इन द पॉलिटिक्स। इनफैक्ट इन्होंने देखा कि हाँ यार छोटे छोटे लोगों को हम लड़ा भी सकते हैं, तो इनसे इस ट्रेड बार्गेन कर करके आपस में लड़ाया। इनफैक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करने के दीवानी राइट्स वगैरह भी एक्वायर कर ली। तो स्लोली व्हाट हैपेंड, दे एक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टेरिटरीज, लड़ा लड़ा के जैसे भी करके अच्छी खासी उन्होंने टेरिटरीज एक्वायर कर ली। पर हमारे लिए बहुत कुछ काम किया, हमारे लिए बहुत कुछ कैसा काम किया, जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आज भी हमारा जो इंडियन लॉ है इज अ लॉट ऑफ हैज गॉट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट ब्रिटिश लॉ, ठीक है। तो ये दे वर द वंस, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भाई मेयर्स कोड बनाया कि डिस्प्यूट्स तो बहुत सारे होते हैं, लोगों में झगड़े होते हैं, तो उन झगड़ों को कैसे रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि इतनी सारी ट्रेड होगा तो झगड़े होंगे ही होंगे। तो रिजॉल्व करने के लिए कोड बनाया गया। एंड वॉरेन हेस्टिंग्स, दे ही मेड अ जुडिशियल प्लान कि हाँ अदालत सिस्टम होना चाहिए, हमारे हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुए, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुई, नॉट इन इंडिया। अभी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना है, एक फेडरल कोर्ट बना। और काफी सारे उस समय की एक्ट जो पास हुई थी, not by our Indian constitution, not by our parliament, not by our government, but the then British rule, वो जो लॉज पास हुए वो भी आज के टाइम में प्रेवलेंट हैं, जैसे इंडियन पीनल कोड, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेटर कुछ पोर्शन स्प्लिट करके सेल ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अलग अलग भी बनाई गई। इंडियन एविडेंस एक्ट, ये आज भी हमारे पास प्रेवलेंट है, हम आज भी उन्हीं लॉज को मान के काम कर रहे हैं। सो वी गॉट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट ब्रिटिश टेन्योर, ठीक है। पर ब्रिटिशर्स के रूल में क्या था, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थी इनकी प्रिवी काउंसिल, जो इंग्लैंड में बैठे हैं भाई। वो जो फैसला करते थे वो सबसे ऊपर होता था। यहाँ पे कोर्ट वगैरह बना दिए गए, यहाँ पे इन्होंने जजेस भी बैठाए, तो जिसको भी दिक्कत होती थी यहाँ पे आते थे वो कोर्ट में। आपको अपील करनी है, आप इनके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप कहाँ जाओगे भाई, लास्ट में वो जो इंग्लैंड में बैठे हैं वही हैं, हमारा कोई भी से नहीं था,
ठीक है, तो क्योंकि उनका रूल था. बट देन वी गॉट इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड. सब कुछ बदल गया. इंडिपेंडेंस के बाद जरूरत फेल्ट हुई ऑफ फॉर्मिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो एक ड्राफ्टिंग कमिटी बनी एंड इट वाज लेड बाय चेयरमैन B.R. अम्बेडकर एंड ही along with the other team प्रिपेयर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन. इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जिसमें बताया कि नहीं, अब हमारा जो नेशन है ये इंडिपेंडेंट होगा, ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होगा. इट्स गोइंग टू बी सोवरेन, इट्स गोइंग टू बी सेक्युलर. इसका कोई धर्म नहीं होगा, इसमें रहने वाले लोगों को अलाउड होगा कि वो अपने धर्म, अपने रिलीजन को फॉलो कर सके. These people will get fundamental rights. They will get the right to live. They will get the right to education. They will get the right to constitutional remedy as well. अगर इनकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती हैं तो दे विल गेट द राइट्स. इंडिया विल बी एन इंडिपेंडेंट नेशन. यू विल मेक लॉज, दैट इज यू विल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स. वो आपकी कंट्री को गवर्न करेंगे, वो चीज़ों को चलाएंगे. तो बहुत सारी चीज़ें बदली एंड इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. ठीक है, सो इट एबॉलिश्ड एवरीथिंग कि नहीं, अब प्रिवी काउंसिल हमारे वो हमारे हेड नहीं होंगे. That is not going to be our jurisdiction. We are going to be an independent nation. तो Constituent Assembly ने इसको adopt किया and thereafter Indian Constitution was adopted on 26 January 1950. And it also led to the establishment of Supreme Court, जिसको हम highest apex court जिसको हम मानते हैं, on the same day. And it has a strength of 34 judges, 1 Chief Justice and 33 judges. तो ये हमारी situation हुई last में. अब अगर हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब आज की तारीख में लॉ इज बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स. कुछ रूल्स जो जरूरी हैं टू लिव इन अ पीसफुल सिविलाइज्ड सोसाइटी, है ना. तो रूल्स आर नेसेसरी. हु मेक्स रूल्स, कहाँ से हमें पता चलते हैं? तो वी हैव प्राइमा फेसी 4 सोर्सेज ऑफ लॉ: द स्टैट्यूट्स, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, पर्सनल लॉज एंड ऑर्डिनेंस और रेगुलेशंस. स्टैट्यूट्स क्या है? इन सबको पढ़ने के लिए इनफैक्ट आई वुड रादर मूव टू द सेकेंड यूनिट, लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया. हमारी इंडिया एक फेडरल स्टेट है. फेडरल का मतलब होता है दैट द पावर्स हैव बीन डिवाइडेड, सेंट्रल एंड स्टेट. ऑल्दो भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बोले और स्टेट गवर्नमेंट कुछ बोले तो किसकी सुनी जाएगी? सेंट्रल की सुनी जाएगी. तो काफी यूनिटरी बायस है क्योंकि सेंट्रल जो है उसके पास एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है. लॉ बनाना जरूरी है, मतलब सेट ऑफ रूल्स वो बनाना जरूरी है. अगर 2 लोग ऐसे रोड पे चलेंगे और हम किसी को नहीं बोलेंगे कि तुम रुको या तुम रुको, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो हम पीसफुली जी नहीं पाएंगे. अब किसकी गलती है? कोई भी गलती नहीं मानेगा. नहीं, मैं तो आ रहा था, मुझे इधर जाना है, मुझे इधर जाना है. तो हमने कहा कि नहीं यार, व्हीकल्स एक्ट बनाओ, मोटर व्हीकल्स एक्ट बनाओ, इसमें इन लोगों को रोको. बोलो कि नहीं, आपको रुकना पड़ेगा, रेड लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो हम आपको पेनलाइज करेंगे. राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक लॉज, टू एंश्योर दैट पीपल फॉलो लॉ and to punish them if they do not follow law. मतलब legislative, executive and judiciary, ऐसे 3 बॉडीज की इंडिया में जरूरत है. अब भाई हम क्यों किसी और की माने? हमें तो अपने नियम बनाने हैं. तो आप अपने नियम बनाइए ना. अब हर एक से तो नहीं पूछा जा सकता है तुमको क्या नियम चाहिए. तो हमने कहा आप एक बंदे को इलेक्ट करो. You elect people, they will actually go out and make laws on your behalf. वो आपके behalf पे लॉ बनाएंगे, वो आपके ऊपर बाइंडिंग होंगे. तो हम क्या करते हैं? लोगों को इलेक्ट करते हैं. हम 2 लोगों को इलेक्ट करते हैं, एक जो लोकसभा में जाके बैठते हैं और एक जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा होते हैं. राइट? सो वी गो फॉर 2 इलेक्शंस. राइट? तो एक हमारा होता है स्टेट लेजिस्लेचर और एक हमारा होता है पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का मतलब क्या है? पार्लियामेंट मीन्स प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा. लोकसभा हमारे इलेक्ट किए हुए लोग फ्रॉम एवरी रीजन. दिस कुड बिलोंग टू सम बीजेपी, दिस कुड बिलोंग टू सम कांग्रेस, कोई भी पार्टी के हो सकते हैं, अलग अलग लोग. राइट? इनके इलेक्ट किए हुए हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द प्रेसिडेंट, ये तीनों को मिला के हम बोलते हैं कि पार्लियामेंट है.
ठीक है। पार्लियामेंट एक लॉ मेकिंग बॉडी बन गई, क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट किया ना इन लोगों को। अब इनको पावर दे दी गई कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कि आप कानून बनाइए एंड दिस कानून विल बी एप्लीकेबल ऑन एवरीवन। आप कानून किसके लिए बना सकते हो? यू कैन मेक लॉज फॉर द होल ऑफ इंडिया और यू कैन ऑल्सो मेक लॉ फॉर एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यू कैन मेक लॉ। दूसरा, हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी बंदे खड़े किए हमारी स्टेट के लिए। ठीक है, कुछ कुछ स्टेट में, जैसे जिसको हम बोलते हैं विधानसभा, है ना, तो कुछ कुछ स्टेट में विधान परिषद भी होते हैं जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं। गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल, दिस कंप्राइजेस ऑफ आवर स्टेट लेजिस्लेचर। ये हमारी ये भी लॉ बना सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट के लिए लॉज बना सकते हैं, ये पूरे इंडिया के लिए लॉज नहीं बना सकते, कानून नहीं बना सकते। अब कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं, जैसे हम ऐसा नहीं बोल सकते ना यार, यहाँ हो तो 10 रुपए पे 2 रुपए टैक्स दो, यहाँ चले गए तो 10 रुपए पे 0 रुपए टैक्स दो, तो सारे लोग यहाँ माइग्रेट कर जाएंगे। नहीं, तो कुछ चीजें या कुछ मैटर्स ऐसे हैं जहां पे यूनिफॉर्म लॉज बनते हैं पूरे देश के लिए एक ही। तो सर्टन मैटर्स आर रिजर्व्ड ओनली फॉर पार्लियामेंट, कि भाई पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ आप लॉ बना सकते हो। एंड सम मैटर्स आर रिजर्व्ड फॉर स्टेट, कि भाई आपका स्टेट का मैटर है इंटरनल, आप बनाओ। एंड सम मैटर्स आर जॉइंट, कि चलो आप भी बना सकते हो, आप भी बना सकते हो, पर ऐसे में अगर कोई भी डिस्प्यूट आएगा तो हम सेंट्रल को मानेंगे, हम स्टेट को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो वी हैव टू लेजिस्लेटिव बॉडीज, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये दोनों क्या होते हैं हमें पता चल गया। आर्टिकल 245 इनको एम्पावर करता है कि आप लॉज बना सकते हो। जॉइंट मैटर्स में दोनों बना सकते हैं। देयर इज शेड्यूल 7 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमारी 3 चीजें आती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट स्पेसिफाइज द मैटर्स जिसपे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट स्पेसिफाइज द मैटर जिसपे स्टेट बना सकती है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे दोनों मिलके बना सकते हैं। अगर प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली हम पार्लियामेंट की मानेंगे। सेक्शन 254 में सॉरी आर्टिकल 254 में ये लिखा है। ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शंस नहीं है, आर्टिकल्स हैं। ठीक है मैम। अब कोई भी कानून बनता कैसे है? पहले उसकी नीड फेल्ट होती है ना, कि हाँ चलो ये जरूरी है। अब वो नीड किसको फेल्ट हो सकती है? इट कुड बी सम मिनिस्टर। मैम मिनिस्टर कौन होता है? हमें प्राइम मिनिस्टर पता है और हमें मिनिस्टर्स भी पता है। एक मैंने आपको बताया लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी कौन है? इट इज नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट। हम ये नहीं बोल सकते मोदी सरकार ने रूल बनाया है, नहीं, पार्लियामेंट ने रूल बनाया है। पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव बॉडी। एग्जीक्यूट मोदी सरकार कर सकती है अगर है पावर में, तो एग्जीक्यूट करने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं? बिकॉज दे हैव गॉट द मेजोरिटी, दे आर देयर फॉर एग्जीक्यूशन, दे आर देयर फॉर टू एंश्योर कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो एंश्योर करते हैं थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। तो जैसे डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट होता है, होम मिनिस्टर अपॉइंट होता है, फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट होता है, हर फील्ड का मिनिस्टर अपॉइंट होता है, और इन सारे मिनिस्टर्स को हेड करने वाला होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। ये मिनिस्टर्स भी क्या हैं? इसका हिस्सा हैं। ठीक है, तो ये मिनिस्टर्स को भी नीड फेल्ट हो सकती है, दे कैन ब्रिंग अ ड्राफ्ट। वो बोल सकते हैं नहीं नहीं यार ये कानून बनाओ। और बाकी जो मेंबर्स हैं हमारे जो बैठे हुए हैं उनको भी नीड फेल्ट हो सकती है, वो भी बोल सकते हैं नहीं नहीं इस पे कानून बनना चाहिए। तो अगर मिनिस्टर ये चीज बोलते हैं तो हम उसको गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। अदर देन मिनिस्टर कोई ड्राफ्ट लेके आता है तो उसको हम प्राइवेट मेंबर्स बिल बोलते हैं। ठीक है, बिल मतलब ड्राफ्ट, क्योंकि अभी लॉ बना नहीं है। बिल मतलब ड्राफ्ट होता है, जब लॉ बन जाता है तो उसको हम एक्ट या स्टैट्यूट बोलते हैं। ठीक है, सो हाउ बिल बिकम्स एन एक्ट, वो थोड़ा सा छोटा सा प्रोसेस, बहुत डिटेल में तो आपको वो भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो वो कैसे होता है? एक बिल विच कुड बी अ मनी बिल और इट कुड बी अदर बिल। मनी या फाइनेंशियल बिल हम किसको कहते हैं? जो टैक्सेशन वगैरह मैटर्स से रिलेट करता है, जैसे जीएसटी लगाना है तो ये क्या हो गया? मनी बिल हो गया। तो मनी बिल आपका कभी भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता सकता है। बाकी जो हमारे बिल्स हैं दे कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दे कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ओके फाइन मैम। तो सबसे पहले कोई भी बंदा जिसको लगता है वो लेके आता है कि भाई इसका कानून बनाओ। अब वो कानून बाकी लोग पढ़ते हैं, डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारे समय कुछ 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 होता है, और उसके बाद वो हाँ क्या होता है? पास होता है। पास होता है मतलब
एक हाउस उसको पास करता है, वो जाता है दूसरे हाउस में। वी हैव टू हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा हाउस ऑफ स्टेट्स, या काउंसिल ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ये दोनों जहां पे भी इंट्रोड्यूस हुआ दूसरे में जाएगा। दोनों जब इसको पास कर देते हैं तो ये प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब प्रेसिडेंट इस पे मोहर लगा देते हैं कि हाँ चलो हमारी हाँ है, एसेंट दे देते हैं, देन इट बिकम्स एन एक्ट। बट जैसे स्कूल की छुट्टी होती है वैसे पार्लियामेंट की भी छुट्टी होती है। पार्लियामेंट इज नॉट ऑलवेज इन सेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि हर दिन सब बैठ गए हैं अपना वहीं पे डेरा लगा के कि आओ आओ, अच्छा आज आपको ये बिल बताना है, चलो चलो इंट्रोड्यूस करो फिर हम लॉ बनाएंगे। नहीं, तो पार्लियामेंट इज नॉट ऑलवेज इन सेशन। अब जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और हमें लॉ बनाना है तब हम क्या करें? कई बार होता है ना, इमरजेंसी है, तुरंत ये वाला लॉ तो बनाना ही पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं जिसकी वैलिडिटी होती है 6 वीक्स to 6 months, क्योंकि मैक्सिमम पार्लियामेंट 6 मंथ से ज्यादा सेशन में ना रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड लाइकवाइज द सेम पावर इज गिवन टू गवर्नर ऑल्सो। तो गवर्नर के पास भी पावर होती है कि वो भी ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। जब आप लॉ बना सकते हो तो आप लॉ में अमेंडमेंट भी ला सकते हो। ये भी आर्टिकल 368 द्वारा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी गई है। इस सब के बावजूद फिर भी भाई झगड़े होते हैं और लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ऐसी सिचुएशन में द कोर्ट एक्ट्स एज द इंटरप्रेटर, और हम कोर्ट के पास जाते हैं। वो हमारी तीसरी बॉडी होती है जुडिशियरी। Legislative, parliament or state legislature. Executive, that is the central government through ministries headed by prime minister. And judiciary, जो हमारा judicial system है। ठीक है, तो थर्ड यूनिट में हम बढ़ते हैं जो हमें बात करता है अबाउट द जुडिशियरी। अबाउट जुडिशियरी, कोर्ट सिस्टम एंड इट्स हियरार्की। हाईएस्ट कोर्ट हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी के साथ ये भी बना। इसको पावर दी गई है कि अगर गवर्नमेंट और कोई स्टेट में प्रॉब्लम हो, या दो स्टेट्स में प्रॉब्लम हो, या गवर्नमेंट और दो स्टेट्स ऐसे प्रॉब्लम हो, तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करेंगे। अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती हैं तो हम रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो they also have to power to entertain writs. Jurisdiction मतलब क्या उनकी पावर है, क्या उनका दायरा है, कहाँ कहाँ वो काम कर सकते हैं। Appellate jurisdiction, अगर हाईएस्ट कोर्ट है भाई, पहले प्रिवी काउंसिल हुआ करते थे ना, अब सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है, हम और कहीं नहीं जा सकते। फिर तो भगवान ही है भाई, भगवान की पूजा करो, तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, उसके ऊपर हम नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट कैन हियर ऑल द अपील्स। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस भी करते हैं एंड दे ऑल्सो हैव द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इन दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड विद द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। एंड कभी कभी वो अपने मैटर्स को, अपने डिसीजंस को खुद रिव्यू कर सकते हैं, तो उनके पास रिव्यू जुरिस्डिक्शन भी होता है। इसके नीचे आते हैं हमारे हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट ओरिजिनल मैटर्स को डील कर सकते हैं। ओरिजिनल मैटर्स कौन से भाई? स्टेट में प्रॉब्लम्स हैं तो उन सबको डील कर सकते हैं। और फंडामेंटल राइट्स आपकी अगर वायलेट होती हैं, आपकी अगर लीगल राइट्स भी वायलेट होती हैं, तो भी आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के पास आप सिर्फ फंडामेंटल राइट्स वायलेट होने पर जा सकते हो। ये डिफरेंस है इन द रिट जुरिस्डिक्शन। तो रिट जुरिस्डिक्शन का स्कोप वाइडर होता है इन कंपेरिजन टू द सुप्रीम कोर्ट। एपलेट जुरिस्डिक्शन, छोटे कोर्ट से नाखुश हो, हाई कोर्ट के पास चले जाओ। हाई कोर्ट सुपरिटेंडेंस भी एक्सरसाइज करते हैं, मतलब उनके अंडर जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं दे एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस। इनफैक्ट दे ऑल्सो हैव द पावर टू ट्रांसफर एंड दे आर ऑल्सो डिक्लेयर एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए आपको पनिश कर सकते हैं। हाई कोर्ट के नीचे आते हैं हमारे लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स में हमने दो स्ट्रक्चर डिवाइड किए हैं, एक क्रिमिनल और एक सिविल। ठीक है, पहले हम क्रिमिनल की बात करते हैं। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उसके ऊपर चीफ, उसके ऊपर असिस्टेंट सेशंस जज हो सकता है, उसके ऊपर हमारे डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज होते हैं, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो यहाँ पे टॉप पे आ रहे हैं और यहाँ पे भी आ रहे हैं, इवन इफ इट इज अ सिविल स्ट्रक्चर, इवन इफ इट इज अ क्रिमिनल स्ट्रक्चर। ओके,
अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है तो हमारे पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनके ऊपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनके ऊपर चीफ, उनके ऊपर असिस्टेंट सेशंस जज, डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज। देखो एडिशनल और ये सेम लेवल के होते हैं, असिस्टेंट उनके लोअर लेवल के होते हैं। जैसे अगर कोई हम इनकम टैक्स में भी बोलते हैं ना डायरेक्टर है, तो एडिशनल डायरेक्टर और डायरेक्टर दोनों सेम लेवल के होंगे। इनकम टैक्स ऑफिसर भी वो दोनों सेम लेवल के हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरा नहीं कर पा रहे काम, तो एडिशनल को अपॉइंट किया गया। असिस्टेंट लोअर लेवल का आता है, ठीक है। तो हिरार्की थोड़ा अच्छे से ना ध्यान में रखना है। अब अगर हम सिविल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस मेट्रोपॉलिटन में, अदरवाइज मुंसिफ्स कोर्ट, फिर कोर्ट ऑफ सब जज क्लास 2, सब जज क्लास 1, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एक बात जो हमें और याद रखनी है, हमारे पास कुछ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स भी होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स लाइक डीएम, जिनका काम ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, जुडिशियल कम होता है। वो मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर, उनके पास जुडिशियल पावर्स कम होती हैं, और तो थोड़ी मोड़ी होती हैं, राइट। जो कोर्ट ऑफ सेशन होता है, मतलब सेशन कोर्ट होता है, वो डेथ पेनाल्टी दे सकता है, पर उनको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आप डेथ पेनाल्टी नहीं दे सकते हो, इनफैक्ट 7 साल से ज़्यादा की आप जेल की सज़ा भी नहीं दे सकते हो। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आप डेथ पेनाल्टी नहीं दे सकते हो, आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते हो, आप 7 साल से ज़्यादा की सज़ा आप भी नहीं दे सकते हो। तो इन दोनों को ये चीज़ याद रखनी है कि इनके पास पावर्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, दे कैन नॉट डील विद बिगर केसेस, ठीक है। ओके, moving to the next part, that is the tribunal system. ट्रिब्यूनल सिस्टम, अगर मैं हमारी जुडिशरी की बात कर रही हूँ, जुडिशरी में 3 चीज़ें आ जाती हैं, कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स एंड आउट ऑफ कोर्ट। कोर्ट के बाहर भी मैटर्स सलटते हैं, कोर्ट के बाहर भी लीगल तरीके से डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो सकते हैं। बट उसके पहले ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल क्या है? ट्रिब्यूनल भी जुडिशियल बॉडीज हैं विच हैव मोर एक्सपर्टीज। तो ये 2 तरीके से हेल्प करते हैं, एक तो इसमें एक्सपर्टीज होती है तो मैटर्स बहुत अच्छे से रिजॉल्व होते हैं, दूसरा ये कोर्ट का बर्डन थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि कोर्ट्स हमारे ओवर ऑक्यूपाइड हैं विद फाइल्स। डेट्स बहुत 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 बाद में आती है, केसेस में बहुत सालों साल लग जाते हैं। बोलते हैं ना कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाओगे तो ऐसे बुढ़े हो जाओगे, विच इज ट्रू, होता है ऐसा। तो बहुत सारे मैटर्स के लिए ना अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए, जैसे हमारे कंपनीज एक्ट में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बना दिया गया कि अब कंपनी में कुछ भी झगड़ा हो, कुछ भी मैटर हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, आप एनसीएलटी के पास जाएंगे। एनसीएलटी में कौन होगा? टेक्निकल मेंबर्स होंगे, जुडिशियल मेंबर्स होंगे, मतलब जिनके पास टेक्निकल मेंबर्स, जिनके पास कॉर्पोरेट मैटर्स की बड़ी हैवी नॉलेज, जुडिशियल मेंबर्स जो हाई कोर्ट वगैरह के जज हों तो उनके पास जज करने की अच्छी पावर हो, ऐसे लोगों को कंबाइन कर करके हम ट्रिब्यूनल में भरते हैं एंड दे एक्ट एज द जज, सो दैट बिकम्स योर काइंड ऑफ कोर्ट रूम, और उसके बाद मैटर्स रिजॉल्व हो जा रहे हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ ठीक है, हम इनको जुडिशियल पावर्स की तरह देते हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स में देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स व्हिच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। टेक्निकल और जुडिशियल मेंबर हमारे होते हैं इसमें, एंड समटाइम्स जो हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं दे कैन बी इक्वलेंट टू हाई कोर्ट। मतलब अगर आप ट्रिब्यूनल से खुश नहीं हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो, और कभी कभी ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं दे आर सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट। मतलब अगर आप इनसे खुश नहीं हो तो आप पहले हाई कोर्ट के पास जाओगे, उससे खुश नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। मैम कब कैसे पता चलेगा? वो बेटा अलग अलग एक्ट में ट्रिब्यूनल बने हुए हैं और वहां पे लिखा हुआ है कि उनकी इक्विवेलेंट, मतलब उनको क्या पावर या क्या स्टेटस दिया हुआ है। जैसे नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल बना है कंपनीज एक्ट में, और ये अगर आप इससे खुश नहीं हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। मतलब दिस इज एज गुड एज अ हाई कोर्ट, इनको हाई कोर्ट वाला स्टेटस दिया गया है। सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स जहां पे ये ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं। ओके फाइन, देन कम्स योर थर्ड पोर्शन, जो मैंने आपको कहा ना
कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हम करते हैं, अरे यार, कोर्ट के बाहर सेटल कर रहे हैं, कोर्ट के बाहर कैसे सेटल करेंगे? दिस इज नॉट समथिंग कि एक काम करते हैं यार, कोर्ट में नहीं जाते, तुम ये मान जाओ, हम वो मान जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारा एक लीगल मेथड है जहाँ पे पार्टी सेटल डाउन करती हैं विदाउट द जुडिशियल इंटरवेंशन। मतलब हम कोर्ट के पास नहीं जाते हैं, हमारा कोई कोर्ट ट्रायल नहीं होता है, फिर भी हमारे मैटर्स रिजॉल्व होते हैं, विच इज़ बाइंडिंग ऑन बोथ ऑफ अस। ठीक है, और कुछ मैटर्स हैं जो आर्बिट्रेबल नहीं होते हैं, वो सारी चीज़ें अलग हैं। होता क्या है, जैसे हम कोर्ट में जाते हैं तो हम दो पार्टीज और एक जज फैसला सुनाता है और हमें वो मानना पड़ता है। वैसे ही वी कैन ऑल्सो गो टू आर्बिट्रेशन, मतलब हम एक थर्ड पार्टी के पास जा सकते हैं और वो थर्ड पार्टी हमें फैसला सुनाएगा विच विल बी बाइंडिंग ऑन बोथ ऑफ अस। क्यों हम माने उसकी बात, जज की तो बात हम मान लेते हैं, इसकी बात हम क्यों माने? क्योंकि हमने ही इसको सिलेक्ट किया है। कभी कभी जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें पता होता है कि आगे झगड़े हो सकते हैं, तो हमें पता है कि यार झगड़ा होगा, अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो फिर कोर्ट में तो 10 साल लग जाएंगे। इससे बेटर हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि अगर हमारे बीच में झगड़ा होगा तो वी विल रेफर आवर मैटर टू आर्बिट्रेशन। मतलब हम दोनों मिलके एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी जिसको हम दोनों जानते हैं, ऐसे किसी बंदे को अपॉइंट कर लेंगे। हो सकता है 3 आर्बिट्रेटर्स भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं, उतने डिटेल में हमें पढ़ना ही नहीं है चीज़ें। वी हैव अ प्रॉपर सेपरेट एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, जिसमें हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, बट हमको वो पढ़नी नहीं है, हमें सिर्फ एक मेथड समझना है। तो हम उनके पास जाएंगे और वो जो फैसला सुनाएंगे हम उसको मानेंगे, सो इट विल बी बाइंडिंग ऑन बोथ ऑफ अस। ऐसे तरीके के मेथड्स को हम बोलते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, विच इज़ आउट ऑफ कोर्ट। ठीक है, और इन मैटर्स के बारे में हमें आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, एंड इनफैक्ट वी ऑल्सो हैव कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उसमें भी हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं। वी हैव बेसिकली 4 मोड्स: आर्बिट्रेशन, जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया, कंसीलिएशन, मीडिएशन एंड लोक अदालत। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, हम अपना मैटर देते हैं एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी को, वो हमें फैसला सुनाते हैं, जिसको हम जजमेंट नहीं बल्कि एक अवॉर्ड बोलते हैं। सो एक अवॉर्ड, और वो हमें बाइंडिंग होता है। इसके बाद आता है हमारा कंसीलिएशन। कंसीलिएशन इज लाइक वो हमें बाइंड नहीं करता है, वो एक तरीके से हमारे बीच के मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है फ्रेंडली तरीके से, और अगर हम एक म्यूचुअल डिसीजन पे एग्री हो गए तो एक सेटलमेंट बनता है विच बिकम्स बाइंडिंग ऑन बोथ ऑफ अस। द सेम केस अप्लाइज टू मीडिएशन ऑल्सो, और द मीडिएशन एक अलग स्टैच्यूट में दिया हुआ है और कंसीलिएशन एक अलग जगह दिया हुआ है। कंसीलिएशन और मीडिएशन में थोड़ा सा फर्क होता है, ये होता है कि कंसीलिएटर फैसिलिटेट्स अ लॉट मोर प्रोसेस। मीडिएशन में क्या होता है, चीज़ें बस आप कम्युनिकेट कर रहे हो इधर से उधर। कंसीलिएशन में वो अपने भी बहुत सारे इनपुट्स देते हैं, तो बहुत ही हार्डली माइन्यूट सा डिफरेंस है, बाकी दोनों चीज़ें मोरलेस हमारी सेम होती हैं। लोक अदालत की अगर मैं बात करूं, लोक अदालत इज द पीपल्स कोर्ट। जैसे विलेज पंचायत है, वहाँ पे बहुत सारे फैसले हैं, वो हमारे जा सकते हैं लोक अदालत में। और लोक अदालत में जो चीज़ें होती हैं, इट इज़ जस्ट अ फोरम, कि वहाँ पे भी भाई कोई ऑफिसर बैठा हुआ है, आप उनके पास लेके जाइए और वो आपको फैसला सुना देंगे और वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप ये नहीं कर सकते नहीं नहीं हम तो कोर्ट में जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये आउट ऑफ कोर्ट फोरम्स हैं एक तरीके से, विच कैन ऑल्सो बी रिजॉर्टेड। बहुत सारे एक्ट्स में इनको मैंडेटरी कर दिया गया है, कहीं सारी जगह इनको रिकमेंडेटरी कर दिया गया है। सो ये एक्ट्स हैं जिनमें जिक्र है हमारे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स का। फ़ायदा क्या होता है, कम समय लगता है और पैसा बहुत बच जाता है। जिसने कभी कोर्ट के चक्कर काटे हैं, आप उससे पूछो, वो आपको ये दोनों की अहमियत बता सकता है कि एक तो लॉयर्स कितना ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, which is fine because that they are also doing their duty, उनको भी एफर्ट टाइम सब देना पड़ता है, पर आपका तो लगता ही लगता है। एंड टाइम टाइम तो भाई कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। Now, although we have courts, tribunals and out of court settlement methods जो रिसॉल्व करता है डिस्प्यूट्स को, फिर भी बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज भी बनी हुई हैं टू रेगुलेट
लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे अगर मैं बात करूं ऑडिटर, आप सबको पता है भाई एक ऑडिटर कौन होता है। ऑडिटर जो ऑडिट करता है ना। हमने बोला अगर ऑडिटर ठीक से ऑडिट नहीं करेगा, मतलब वो फ्रॉड करेगा, स्कैम करेगा, तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी कमिटी एक्शन लेगी, ये होगा वो होगा, फ्रॉड का लगाएंगे, ये लगाएंगे, पेनाल्टी वेनाल्टी सब दी हुई है। तो कोर्ट में जाएगा मैटर, ये होगा वो होगा, सब पता है। फिर भी हमने कहा कि इनके ऊपर एक अथॉरिटी भी बना देते हैं, जैसे एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एक है, पढ़ना वढ़ना नहीं है, बस सुन लो। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं ऑडिटर अपना काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ऑडिटर के मन में क्या आया, एक डर बन गया इनका, अरे यार अगर हमने कुछ गलत किया भाई, ये इतना कोर्ट कचहरी ये सब नहीं होगा, ये तो फट से हमको जेल में डाल देंगे। उनके मन में डर आया ना। वैसे ही ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज जैसे सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, इन्वेस्टर्स के हित में काम करती है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है। आज की डेट में इंडिया का इतना ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा है, मतलब हर घर से कितने पैसे लगे हुए हैं। अगर स्टॉक मार्केट में लोग फ्रॉड करने लग जाएं तो क्या होगा, सोचो देश की जनता का, डूबेगी कि नहीं डूबेगी, कितना दुख होगा लोगों को यार। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोटेक्ट हो। अब लोग जब डूब ही जाएगा, केस फाइल करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं नहीं बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इट्स इंपॉर्टेंट समवन एक्ट्स एज अ वॉच डॉग, कि नजर रखी हुई हमने आपको, आप जहां गड़बड़ करोगे हम आपको वहीं पकड़ लेंगे, आपको पेनाल्टी लगा देंगे, कोर्ट वोर्ट तक हम मैटर जाने ही नहीं देंगे। फिर भी जाते हैं और है हमारे पास जुडिशियल सिस्टम, बट देयर आर सम अथॉरिटीज और सम रेगुलेटरी बॉडीज विच एक्ट एज दैट। ठीक है, तो सेबी इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है, जो भी मार्केट में पार्टिसिपेट करता है उनको रेगुलेट करता है, एंड ट्रेनिंग इंटरमीडियरीज वगैरह को इम्पार्ट करना। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट को ये कर्व कर रहे हैं और रेगुलेट कर रहे हैं और एंकरेज कर रहे हैं कि भाई करो, बट फेयर काम करो। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, प्लेस जहाँ पे सिक्योरिटीज़ का ट्रेड होता है, एग्जाम्पल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड वहाँ पे कौन कंपनी आएगी कौन कंपनी नहीं आएगी। अगर कोई कंपनी आएगी अपना सिक्योरिटी बेचने तो उसको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर कोई ब्रोकर आएगा तो भाई उसको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। ये सारी चीज़ों का काम कौन कर रहा है, सेबी। वैसे ही हमारे पास है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रेगुलेट करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे बैंक्स को। ठीक है, बैंक्स को, एनबीएफसी को, जैसे श्रीराम फाइनेंस, ये उनको रेगुलेट कर रहे हैं। मतलब बैंक्स हमारे साथ गलत नहीं कर ले, ऐसा नहीं हो कि बैंक हमारा पैसा ले और बैंक डूब जाए। नहीं, बैंक को क्या करना है, इतना सीआरआर मेंटेन करना है, इतना एसएलआर मेंटेन करना है, ये रिक्वायरमेंट फॉलो करना है, बेसल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करने हैं। अगर ये लिक्विडेट होंगे तो कैसे होंगे, अगर ये अमालगमेट होंगे, मर्ज होंगे तो कैसे होंगे, इनको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, इनको एनपीएस ऐसे क्लासिफाई करने हैं। तो आरबीआई भी बहुत सारी चीज़ें देखता है, इनफैक्ट गवर्नमेंट की भी बहुत सारी चीज़ें देखता है। गवर्नमेंट के वो बैंकर हैं, वो करेंसी नोट्स प्रिंट करते हैं, इशू करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करते हैं। सो आरबीआई ऑल्सो डज अ लॉट ऑफ वर्क। देन कम्स योर इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या है, ये इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में भी बहुत सारे पॉलिसी होल्डर्स होते हैं ना, उनके साथ भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए कि उनको सुहाने सपने दिखाए और उसके बाद जब उन्होंने सारे प्रीमियम्स दे दिए और क्लेम लेने की बारी आई तो कौन सा क्लेम, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई किसको अलाउड होगा इंश्योरेंस बिजनेस करना, कम से कम आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए, अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगा सके, राइट, आपके अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सके, आपको बता सके कि दिस इज द कोड ऑफ कंडक्ट जो आपको फॉलो करना चाहिए, राइट, और लोगों को भी अवेयर करा सके, उनके लिए एक ग्रीवियंस रिड्रेसल फोरम बना सके कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पे आओ। ये सारे काम कौन करता है, एडा। Then we have PFRDA, which regulates the pension sector या पेंशन इंडस्ट्री। इनफैक्ट एनपीएसपी इसी के अंडर आता है और इनका काम है लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाना, कोई डिस्प्यूट है उसको सेटल करना, पेंशन होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कोड ऑफ कंडक्ट, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, एवरीथिंग। देन वी हैव AMFI,
म्यूचुअल फंड सेक्टर को रेगुलेट करता है। अब म्यूचुअल फंड सेक्टर में भी हमारे पास बहुत लोग होते हैं, ब्रोकर है, इंटरमीडियरीज कोई भी हैं, तो उनको भी बताना कि नहीं देखो आपको ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने की ज़रूरत है। जैसे हम म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सामने वाला हमको बताए कि रिस्क इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं हो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि हमको डेब्ट में लगाना है, उसने इक्विटी में लगा दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अवेयरनेस होनी चाहिए इन्वेस्टर्स के बीच में। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीवी पे ऐड देखा यार म्यूचुअल फंड सही है और लगा दो पैसा, नहीं। Mutual funds are subject to market risk. So it is very important that some code of ethics are being followed by everyone. Some information is being spread. ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्क्लोज होती रहें, मतलब इन्वेस्टर को पता हो कि हाँ अच्छा मेरा फंड ऐसे गिर रहा है, उनको अगर विड्रॉ करना हो वो विड्रॉ कर ले। तो काफ़ी डिस्क्लोजर्स एंड ऑल सब चीज़ें ज़रूरी हैं। इट कम्स अंडर सेबी ओनली आइडियली, बट ठीक है हमारी ये भी एक एसोसिएशन है। देन कम्स MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जो कॉरपोरेट्स को या कॉरपोरेट सेक्टर को रेगुलेट करता है। हमारे कॉरपोरेट सेक्टर में कौन आते हैं? कंपनीज और अदर बॉडी कॉरपोरेट्स। तो अगर मुझे कंपनी बनानी है, मतलब आई वांट टू डू सच अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैं अगर बिजनेस करना चाहती हूँ, मैं एक दुकान खोल सकती हूँ। आई कैन ओपन अ प्रोप्राइटरशिप फर्म, आई कैन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप फर्म, आई कैन ओपन अ कंपनी ऑल्सो। अगर मैं कंपनी खोलती हूँ, मतलब एक कॉरपोरेट खोल रही हूँ, तो मैं कैसे वो खोलूंगी, कैसे उसमें बिजनेस करूंगी, कैसे उसमें पैसे रेस कर, सब चीज़ हमको कंपनीज एक्ट बताती है ना। एंड ये किसके अंडर आते हैं? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। दे सुपरवाइज एवरीथिंग। दे सुपरवाइज कि कौन कंपनी रजिस्टर हो रही है, क्या करना है क्या नहीं करना, उनके बारे में रूल्स बनाना, सब वो ही करते हैं। ठीक है, देन कम्स योर NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। ऑफ कोर्स इट इज़ फॉर लाइसेंसिंग ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। वो कंपनीज जो आपको घर बनाने के लिए लोन देती हैं या फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, तो उनको रेगुलेट करना एट लोकल रीजनल लेवल्स, और लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो इनका काम होता है। ठीक है, ओके। देन वी हैव प्राइमरी एंड सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। प्राइमरी लेजिस्लेशन मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। क्यों? क्योंकि प्राइमरी लेजिस्लेशन का मतलब होता है जो अपना सोर्स डिराइव करता है फ्रॉम पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन। वो दो लॉ मेकिंग बॉडीज जिन्होंने ये पावर डिराइव की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब क्या कानून सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ही बनाता है, या कोई और भी नियम कानून बना सकते हैं? नियम कानून का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये एक्ट जो स्टेट लेजिस्लेचर या सेंट्रल एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाई है, सिर्फ यही नहीं होता है। लॉ का मतलब, लॉ इज अ वाइडर टर्म एंड इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। छोटे छोटे रूल्स, छोटे छोटे रेगुलेशन, सरकार ने कोई नोटिफिकेशन निकाला, RBI ने कोई नोटिफिकेशन निकाला, DM का कोई ऑर्डर आ गया, भैया कल स्कूल बंद है, वो भी रूल ही तो है। नहीं फॉलो करेंगे तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। तो क्या ये DM का ऑर्डर पार्लियामेंट से आया? नहीं। DM को पावर किसने दी कि तुम लॉ बना लो? इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। देखो, सबसे पहली बात प्रैक्टिकल नेसेसिटी होती है। जैसे अगर हम बात करें कोविड के समय में, अनगिनत समय ऐसे आए जब हर जगह छोटे छोटे विलेज में, छोटे छोटे एरियाज में अलग अलग नियम की जरूरत पड़ी। यहाँ पे ये करो, यहाँ पे कर्फ्यू लगाओ, यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पे वैसा करो। सो द सिचुएशन बिकेम सच, अगर हर समय हम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के ऑर्डर्स के बारे में सोचते कि हाँ भाई पहले बिल आएगा, फिर एक्ट बनेगा, फिर ये होएगा, नहीं चल सकता। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम कुछ डेलीगेशन करें। डेलीगेशन मतलब डेलीगेट करें कि चलो हम दोनों प्राइमरी लॉ मेकिंग बॉडीज हैं, स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट, पर सारे नियम हम नहीं बनाएंगे। कुछ नियम की पावर
सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को भी है। ओके, दैट मीन्स दे कैन मेक रूल्स। अब जैसे कंपनीज एक्ट बनाई पार्लियामेंट ने, पर कंपनी को चलाना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, इनको हमने पावर दे दिया, आप रूल्स बना लो। कंपनीज एक्ट ने बोला कि ये फॉर्म जमा करो, कैसे करो ये रूल ने बता दिया। क्यों? क्योंकि जो लॉ बना रहा है मतलब पार्लियामेंट, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो इतने डिटेल में मैटर बताए, और प्लस इनके पास इतनी जानकारी भी नहीं होती है कि इतने डिटेल को एग्जीक्यूट कर पाए। सो इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट या लेजिस्लेटेड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एंड दिस कैन नॉट गो बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। तो मतलब जो एक्ट में पावर है उसके तहत ही आप ये पावर्स एक्सरसाइज करके बना सकते हो। दिस इज समथिंग विच इज पॉसिबल, एंड आर्टिकल 312 ऑल्सो एम्पावर्स कि ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट हो सकती हैं। देन वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज लोकल गवर्नेंस, पार्ट 9 में पंचायत सिस्टम, पार्ट 9 में म्यूनिसिपैलिटीज, एंड इनको भी अच्छी खासी एडिक्वेट पावर्स दी हुई हैं कि ये वहां पे अपने रूल्स बना सकते हैं, वहां पे चीजें बना सकते हैं। दिस इज अ समरी जो मैंने आपको बनाई थी और कराई थी अबाउट द आर्टिकल नंबर्स जो आपको याद करने हैं फॉर योर एग्जामिनेशन, है ना। तो ये आर्टिकल नंबर्स याद करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि इनके बेसिस पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट यूनिट। हमने 4 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है ना अपना पहला चैप्टर। तो पहली यूनिट में सोर्सेज ऑफ लॉ पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्टैट्यूट्स, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं। बाकी लॉज, रूल्स रेगुलेशन, बायलॉज ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी बना सकते हैं। इसके अलावा जुडिशियल प्रेसिडेंट्स भी हमारे पास होते हैं, मतलब कोर्ट ने फैसला सुनाया, वो फैसला भी हमारे लिए कानून बन गया, लॉ बन गया। ठीक है। पर्सनल लॉज, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट जो बनी वो कैसे बनी, हमारे जो कस्टम्स थे उन्हीं को कोडिफाई करके बनी। सो दे आर गाइडेड बाय आर कस्टम्स, तो इनको हम पर्सनल लॉज भी बोलते हैं। इसमें ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा कि नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं, हम ऐसा फॉलो करते हैं। द सेम हैव बीन कोडिफाइड इनटू अ लॉ। एंड ऑर्डिनेंस तो मैंने आपको बता ही दिया कि प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास पावर होता है। पंचायती राज हमने लोकल गवर्नेंस में पढ़ लिया, दैट वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज पंचायत्स, राइट। चलो